हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो जो पहला आइडिया था आपका नेशनलिज्म का, वो कहाँ से आया था? आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। जैसे आपने पढ़ा था पहले, जो आपका फ्रांस था 1789 में किसके अंडर था? आपका एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी राजा महाराजाओं की शासन चल रहा था वहाँ पर फ्रांस में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यानी जब आपका रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे आपके काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस यानी राजनीतिक परिवर्तन और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, संवैधानिक परिवर्तन जो आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जिससे क्या हुआ? आपका जो आपकी सॉवरेनिटी थी, यानी जो साम्राज्य था, जो मोनार्की के पास था, जो पहले राजा महाराजाओं के पास था जो शासन, वो किसके पास चला गया? फ्रेंच सिटीजन्स यानी लोगों के पास चला गया था। फ्रेंच सिटीजन साहब उसमें रूल कर रहे थे। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। इसमें रिवॉल्यूशन जो हुआ था, इसमें जो पीपल्स हैं यानी लोग हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट बनाया नेशन का और अपनी जो भाग्य के वो निर्माता बने थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स। स्टार्टिंग में हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफ़ी चेंजेस आए थे जो आपकी प्रैक्टिसेस में लाए गए, दैट वुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इसमें बताई गई है। क्या क्या मेजर्स इसमें लिए गए थे, तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल में जो भी आपके सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी थी वो किस प्रकार से आई, क्या क्या स्टेप्स इसमें लिए गए थे। तो पहला इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा द आइडिया ऑफ ला पैट्री, जिसको फादरलैंड बोलते हैं, और ले सिटीजन यानी जो सिटीजन्स थे, किस पे ज़्यादा जोर दिया गया? एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्या धारणा थी इनकी, किस पे ज़्यादा जोर दिया गया? यहाँ पे देखें दोबारा से, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स, यानी हर किसी को के पास बराबर अधिकार होना चाहिए संविधान के अनुसार। दूसरा पॉइंट है ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, यानी नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका तिरंगा जिसे बोलते हैं, थ्री कलर्स थे उसमें, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यानी कि जो पहले आपके राजा महाराजा का जो फ्लैग होता था उसकी जगह फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया ट्राई कलर का। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, यानी जो स्टेट जनरल को सेलेक्ट किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था, वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। और कौन कौन से मेजर्स लिए? न्यू ह्यूम्स वर कंपोज, नए ह्यूम्स बनने लगे, ओथ्स ली जाने लगी यानी शपथ लिया जाने लगा, टेकन एंड मैट्रियर्स कॉमेमोरेटेड, और जो शहीद थे उनको याद किया जाने लगा, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। ये सब नेशन के नाम पर हो रहा था। साथ ही ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, सेंट्रलाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ,
एक सा कानून बनाया गया सारे सिटीजन्स के लिए विद इन इट्स टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वेयर एबोलिश, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, ट्रेड लगता था, टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया और एक सा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स और मेजर्स का। ये सारा मेजर्स लिया गया था फ्रेंच रिवोल्यूशनरी द्वारा, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बताती है फ्रेंच पीपल्स की। साथ में ही रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और फ्रेंच को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए लैंग्वेज। ये इंट्रोड्यूस किया गया, इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, बिकम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी कि जो फ्रांस में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उसकी जगह फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे चलते हैं। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। जो रिवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो आपकी डेस्टिनी है, यानी कि जो भाग्य है, फ्रांस का भाग्य जो है वो आपको आज़ादी दिलाएगा यूरोप से। किससे? जो दमनकारी शासन था आपका, डिपोटिज्म है, उससे आपको आज़ाद कराएगा। इन अदर वर्ड, जिसमें दूसरे शब्दों में कहें, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी कि जो यूरोप के जितने भी आपके राष्ट्र थे वो क्या बन जाएंगे? एक राष्ट्र बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाएंगी रिवॉल्यूशन के द्वारा। अब जैसे जैसे ये न्यूज़ आगे फैलने लगी रिवॉल्यूशन की या नेशनलिज्म की, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जब एक खबर पूछने लगी इवेंट्स की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, अलग अलग सिटीज़ में यूरोप के जो स्टूडेंट्स थे और मेंबर्स थे आपके एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के, इन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी और जो प्रचार था, प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़ विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। यानी जो इनकी एक्टिविटीज़ थी जैकोबिन क्लब्स के या मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाया था, ये एक्टिविटीज़ आपकी फ्रेंच आर्मीज़ के द्वारा पहुंचने लगी, जो मूव करने लगे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में रिवॉल्यूशन या नेशनलिज्म को फैलाने के लिए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज वार, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड। अब जैसे ही आपका रिवॉल्यूशनरी शुरू हुआ, वार शुरू हुए, जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने नेशनलिज्म के आइडियाज़ को एब्रॉड यानी और जगह भी फैलाना शुरू कर दिया। दूसरे देशों में भी ये आइडिया नेशनलिज्म का फैलने लगा। मैप आप देख लेंगे। फिर इसमें जो नेपोलियन थे, नेपोलियन के द्वारा जो आपका नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया गया, उसके फीचर्स क्या थे उसके बारे में इसमें बताया। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। जो नेपोलियन ने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए थे, सुधार लाया था फ्रांस में, उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, मोनार्की को वापस ले आया था नेपोलियन। और साथ ही इसमें लिखा नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस की डेमोक्रेसी ने भंग की थी, लेकिन उन्होंने कई स्टेप्स जो मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे उसका फ़ायदा भी मिल रहा था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। यानी कि जो रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे उसने काफ़ी चेंजेस लाया, जिससे आपके रैशनल बुद्धिमत्ता और जो एफिशिएंट थे उसके द्वारा नेपोलियनिक कोड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका द सिविल कोड, यानी कि इसके फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविल कोड 1804, या इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। क्या फीचर्स थे? यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड 1804 को बोला जाता है सिविल कोड। डिड अवे
ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो जन्म से ही जो सुविधाएं मिली थी उसको समाप्त किया गया। साथ में ही इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समान कानून के समक्ष सब बराबर हैं। और सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, फ्रेंच कंट्रोल के रीजन में जितने भी थे उसमें फैलाया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, ये सारे इंट्रोड्यूस मेजर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। साथ में ही और क्या क्या फीचर्स हैं इसके, देखो, नेपोलियनिक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को भी इन्होंने सिंप्लीफाई किया। एबलिश फ्यूडल सिस्टम को भी समाप्त किया। और फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, जो गुलाम थे, किसान जो गुलाम थे उसको भी आज़ाद किया। एंड मोनारियल ड्यूज़, और जो लगान वसूला जाता था उसको भी एबोलिश किया गया। इन द टाउन्स टू, यानी जो टाउन थे, शहर थे, वहाँ पर जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस था, यानी जो व्यापार होता था उसको भी हटाया गया यहाँ से। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। साथ में ही देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था इसको भी इम्प्रूव किया। पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, वर्कर्स हैं, और जो न्यू बिजनेस चलाते थे, न्यू बिजनेसमैन, इनको काफ़ी हेल्प मिली है। एन्जॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, जो फ्रीडम मिला था काफ़ी इन्जॉय किया इन्होंने। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड, जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, और जो छोटे उद्योग लगाते थे, छोटे मोटे जो गुड्स का उत्पादन करते थे, इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ बना दिया था, एक सा कानून बना दिया था। स्टैंडर्डाइज वेट, एक सा जो भार है स्टैंडर्ड वेट किया गया। एंड मेजर्स एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही करेंसी बना दी गई थी, जिससे उनको क्या सहायता मिली, द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जिससे उनको आसानी से अपने गुड्स और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा मिलने लगी। अब इसका भी काफ़ी विरोध भी हुआ है। हावेवर इन द एरिया कॉन्कर्ड, जो एरिया नेपोलियन ने जीता था, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स था इनका रिएक्शन। जो लोकल पॉपुलेशन थे, जो फ्रेंच जो नेपोलियन ने जो एरिया कॉन्कर्ड किया था, जीता था, वहाँ के जो रिएक्शंस थे पॉपुलेशन के, फ्रेंच के, वो मिक्स देखने को मिल रहे थे। क्या रिएक्शन था उनका? Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. यानी इनिशियल स्टेज में, यानी इन्हीं शुरुआत में क्या हो रहा था, कई जगह जैसे आपकी हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, और कुछ सिटीज़ हैं ब्रुसेल्स के, मिलान, मीन्स, वॉर्सो, तो फ्रेंच आर्मी का यहाँ पर स्वागत किया गया। उन्होंने क्या सोचा कि ये हार्बिंगर्स मतलब मसीहा है, आज़ादी दिलाएगा हमें, ठीक है, आज़ादी का मसीहा मानने लगे थे नेपोलियन को। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, इसका विरोध होने लगा। खुशी जो है आपकी एंथुजियाज्म था वो चेंज हो गया इसके विरोध में, हॉस्टिलिटी यानी विरोध में चेंज होने लगा, जो भी इंट्रोड्यूटरी मेजर्स लिए गए थे। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाया गया था। फिर क्या हुआ बाद में, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया गया। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। सेंसरशिप लगा दिया गया, कोई अपने मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकता था। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वेस्ट द रेस्ट ऑफ यूरोप, यानी कि जो नेपोलियन का सपना था पूरे देश पे अपना प्रभुत्व
अपना साम्राज्य स्थापित करने का था, तो उसके लिए क्या करने लग गया वो, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करने लगा था। ऑल सीम टू ओवरवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आपका जो ओवरवेट है, ये एडवांटेज बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव जी चेंजेस का, क्या से विरोध हुआ और कौन कौन से मेजर्स सिविल कोड के अंतर्गत लाए गए थे, नेपोलियन कोड के, ये बताया इसमें। तो आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।